हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की डिमांड के आधार पे आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में पार्सली क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनका क्या कंफ्यूजन होता है और उन्हें किस पेपर पे कंसंट्रेट करना है, कौन से पेपर देना है और कौन सा नहीं देना है, किस में वो क्वालिफाइड माने जाएंगे और किस में वो क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं रूल के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। तो चलिए हम फास्टली देखते हैं। रूल बहुत बड़ा बताया गया है लेकिन इस पर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। बस यही बताना चाहेंगे कि ये जितने भी डेटा है वो सब के सब जो है आपको कंसिडर करना है, समझने के लिए है, लेकिन बेसिक जो हाइलाइट्स हैं वो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये डिफिनिशनल एस्पेक्ट्स है। 2026 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड जो भी होंगे अब इसी रूल के अंतर्गत होगा, जिसमें कहा गया है मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जाम 2026। इसी तरह से आईटीआई एग्जाम और आईटीओ का भी रूल आया है और इन तीनों का कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा वन बाय वन। तो आज का जो टारगेट है वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है। तो देखिए, डिफिनेशनल एस्पेक्ट में अगर आप आईटीओ का एग्जाम कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई का, तो उन सब में डिफिनेशन जो है रूल 1 में आया है, जो कि सेम टू सेम है कि कौन अथॉरिटी होगा, किसको बेटरमेंट चांस कहा जाता है, या कौन एलिजिबल है, कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना। ये सारा चीज आप देखेंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, न्यू पैटर्न, उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। और इस रूल के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि कौन से डेट में ये माना जाएगा कि ये कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हो गया, पासिंग मार्क्स, पासिंग समझा जाएगा। इन सब की बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रूल 2 पे आते हैं। इंचार्ज ऑफ एग्जामिनेशन, तो हर एक रेंज में प्रिंसिपल सीआईटी जो होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि एग्जामिनेशन इंचार्ज के तौर पे माने जाएंगे, या उनके सबॉर्डिनेट जिनको प्रिंसिपल सीसी जो है अपॉइंट करेंगे। राइट। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा जिनको भी अथोराइज किया जाएगा, और बेसिकली या जनरली यही होता है कि प्रिंसिपल कमिश्नर को अथोराइज किया जाता है, जो एडमिन सेक्शन में होते हैं उन्हें एग्जामिनेशन इंचार्ज के तौर पे माना जाएगा। और उनका काम बेसिकली जो होगा, आप देखिएगा, एप्लीकेशन रिसीव करना, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में गाइड करना, राइट। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रेज होंगे उसका कॉपी या उनका क्लैरिफिकेशन करना, या उसका उसके रिगार्डिंग में डेलीगेटेड पावर के अंतर्गत क्लैरिफिकेशन जारी करना। इन सब जो काम, ये सारे काम जो किए जाएंगे वो बेसिकली प्रिंसिपल इंचार्ज जो एग्जामिनेशन के होंगे उनके थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है। और उन्हीं को एग्जामिनेशन फॉर्म भी हम लोग फिल अप करके प्रोवाइड करेंगे प्रिंट आउट के तौर पे या हार्ड कॉपी तौर पे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्जाम जो होता है उसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए और कंफ्यूजन होता है हम सब लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा, रूल 3 जो है बेसिकली किसकी बात करता है। रूल 3 बेसिकली एलिजिबिलिटी की बात करता है, और वो एलिजिबिलिटी में बोला जाता है कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्जाम वही दे सकते हैं जो डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना। ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सो डिपार्टमेंटल एग्जाम फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, मतलब ये हुआ कि जो टीए या ऑफिस सुपरिटेंडेंट यहाँ पर डायरेक्टली रिक्रूटेड आते हैं उन्हें ये मिनिस्ट्रियल एग्जाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके जॉब के कंफर्मेशन के लिए, उनके लिए एक कंफर्मेशन का एग्जाम होगा। जबकि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं या जो बाकी लोग दे रहे होते हैं उससे फीडर कैटेगरी में या कैडर में, उनके लिए प्रमोशन एस्पेक्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली रिक्रूटेड, उनके लिए कंफर्मेशन होता है, जबकि टैक्स असिस्टेंट के लिए ये प्रमोशन का एस्पेक्ट है। तीसरा जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नोटिस सर्वर, एलडीसी, जिन्होंने डेटा एंट्री स्किल टेस्ट पास किया है, उनके प्रमोशन के लिए ये एग्जाम होता है, उनके प्रमोशन के लिए। और चौथा कैटेगरी जो दिया गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, अगर ये लोग एग्जाम मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्जाम पास करते हैं तो वो आईटीआई एग्जाम में पास करने के लिए, मतलब इनके प्रमोशनल एस्पेक्ट से नहीं है, बल्कि ये नेक्स्ट जो एग्जाम है डिपार्टमेंट का उसमें एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो पार्सली फुल्ली क्वालिफाइड है ओल्ड पैटर्न में और न्यू पैटर्न की बात करते हैं ना, किस SC ST PWBD, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए है कि हु हैव क्वालिफाइड
under the old pattern or new pattern examination in the past with a relaxed standard shall also be eligible to take part in the examination for betterment of their results. ये betterment करने के लिए है ना. Subject to ceiling on the number of the chances. और subject to ceiling मतलब होता है कि 10 times जो फिक्स किया गया है that will be the ceiling number of chance. अब यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल 4 को समझने के लिए, जो कि लाइन बाय लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग में काफी क्वेरी आ रहा है और काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई अटेम्प्ट कैसे काउंट किया जाएगा, या जो 10 अटेम्प्ट दिया गया उसमें हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, या क्या चांसेस फ्यूचर में हमको मिलेंगे इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 चांसेस टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन है ना. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2026 ये जो एग्जाम हो रहा है ना, इसको एग्जाम देने के लिए चांसेस अवेल बाय द कैंडिडेट्स प्रायर टू दिस एग्जाम शैल नॉट बी कंसिडर है ना. कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस, अगर आप ये एग्जाम ले रहे हैं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा है ना. द चांसेस अवेल बाय द कैंडिडेट प्रायर टू द 2026 एग्जाम शैल नॉट बी कंसिडर. मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के एग्जाम में जो पहले एग्जामिनेशन दिया आप लोगों ने, वो चांसेस मैक्सिमम नंबर के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ. अब यहाँ देखिए कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस एक्चुअली अवेल बाय द कैंडिडेट, चांस फॉर व्हिच ही इज अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट irrespective of the fact whether the candidate takes the examination or not. Once a candidate has been permitted, then the chances will be counted. और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड. तो इसलिए अगर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो डिसाइड करके रखिए कि अगर आप भर रहे हैं तो आप एग्जाम दे रहे हैं. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप कर दिए और आपकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, प्रिंसिपल CIT एग्जामिनेशन इंचार्ज जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया यस यू आर एलिजिबल, देन देयर इज नो चांस टू विथड्रॉ द एप्लीकेशन एंड दैट attempt will, that chance or that filled up form will be considered as one attempt. Okay? और एज लिमिट की बात करते हैं तो कोई बार भी नहीं है, और जितने भी कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाइड अ पेपर एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपियरिंग इन द सेम पेपर और एग्जामिनेशन है ना. अगर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि 1 से लेके 4 तक पेपर होता है, उस 1 से 4 पेपर में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या एग्जाम दे सकते हैं और क्या नहीं इस बार, तो ध्यान रखिएगा जो पेपर आपने क्लियर कर लिया है वो पेपर आप दोबारा इसमें नहीं देना है, नहीं दे सकते हैं. ओके. अब यहाँ पे एक क्लैरिटी के साथ में हम कुछ और चीज को हाईलाइट करते हैं. देखिए बेटरमेंट चांस के बारे में कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SC ST OBC जो भी है बेटरमेंट का चांस में आप जा सकते हैं और बेटरमेंट दे सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पेपर है ना. पेपर क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो आएगा वो आपका है पेपर 1 जो कि इनकम टैक्स लॉ और टैक्स पेयर सर्विस. अब यहाँ पे विथ बुक की बात की गई है, तो विथ बुक में बेयर एक्स और रूल जो आता है, मोटी सी बुक आती है ना, वही आपको लेना है और वही अलाउड भी रहेगा. और लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इसका मतलब ये होता है कि आप एक्ट ले लीजिए या रूल्स ले लीजिए, जब तक नहीं आप पढ़ेंगे तब तक 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं. 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और वो भी स्क्रीन पे आपको सॉल्व करना है. दूसरा पेपर जो है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन. अब इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में आप बोला गया है कि बेयर एक्ट और रूल्स दोनों अलाउड है. अब इससे क्या फर्क पड़ता है बेयर एक्ट और, जब तक कि कंप्यूटेशन में हमको कैलकुलेशन नहीं आता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं आता है, टैक्स कैलकुलेट करने नहीं आता है, रूल या सेट ऑफ करने नहीं आता है, लॉस सेट ऑफ करने नहीं आता है, तो हम कैसे बुक से सॉल्व कर पाएंगे है ना. तो इसलिए एक्ट को समझिए और उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. पेपर 2 जो कि आप लोगों का पेपर 4 हुआ करता था है ना. चलिए अब पेपर 3 में जो ऑफिस प्रोसीजर रहेगा ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी विथ बुक्स है. अब विथ बुक्स जो भी बुक्स रहेंगे वो आप अपने साथ रखिए और उससे जो खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए. लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जो भी बुक आप रेफर करते हैं, कई बार हम लोगों के यूनियन के द्वारा भी बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो मटेरियल या कोई भी बुक रेफर करते हैं उसे आप 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिए, मेजर टॉपिक्स. चौथा पेपर जो रहेगा IT एप्लीकेशन ऑपरेशंस.
इसका मतलब चौथा पेपर विदाउट बुक है, जिसमें आईटीबीए से रिलेटेड, जैसे आईटीटी, आईटीबीए, इनसाइट, है ना, सीपीसी 2.0, इन सब पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या फंक्शनैलिटी है, कौन से बटन से कहाँ जाते हैं और कौन सा डेटा कहाँ मिलता है, मीन्स इनसाइट का यूज क्या है, आईटीबीए का यूज क्या है, आईटीडी का क्या यूज है, सीपीसी 2.0 का क्या यूज है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे, हमारे डिपार्टमेंट में चल रहे हैं, उन सब को आपको समझना होगा, इसकी यूटिलिटी। नो डाउट कि इसमें क्वेश्चंस आसान आसान रहेंगे, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द प्रोसीजर एंड प्रोसेस टू रन आईटीबीए, टू रन इनसाइड पोर्टल और टू रन टू सीपीसी 2.0। क्लियर। और पांचवा पेपर जो होगा राजभाषा होगा, जो कि हिंदी के लिए सब्जेक्टिव होगा, इसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कि पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, और सब के सब कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, और 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चंस भी होंगे, है ना। तो 100 मार्क्स का सारे क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिवीजन करके जाइएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो है, ये सारे रूल्स की बात है। प्रीवियस प्रोविजन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, ये सब प्रोविजन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें हम नहीं जाएंगे। बस एक ही चीज इसमें हाईलाइट करूंगा मैं आपको, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो देखिए 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना पढ़े आप कैसे जाएंगे, क्वेश्चन गलत हुआ तो 1/4 मार्क्स कट होगा, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं कि आप एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर गलत हुआ तो 0.25% मार्क्स कट जाएंगे। राइट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों के को कंफ्यूजन भी होता है कि इसमें क्या करना होगा। तो पार्शली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और नॉर्मल कैंडिडेट्स को कौन सा पेपर देना होगा। देखिए, अगर आप लोग ओल्ड पैटर्न में कुछ एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर कर चुके हैं, है ना, लाइक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसी के करस्पॉन्डिंग में जो पेपर यहाँ स्टैंड करता है न्यू पैटर्न में, उसको ध्यान रखना है। अगर आप देखिए यहाँ अनक्वालिफाइड पेपर ऑफ ओल्ड पैटर्न, अगर आपको लगता है कि पिछला हमने पेपर 3 अनक्वालिफाइड है, मतलब पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाइड है, लेकिन पेपर 3 अनक्वालिफाइड है, मतलब आपने नहीं दिया, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर की बात होती थी, तो अब आपको पेपर 1 न्यू पैटर्न में देना है। पेपर 1 न्यू पैटर्न में देना है, वो है इनकम टैक्स लॉ एंड टैक्स पेयर सर्विस, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा पेपर 1। और ये विथ बुक रहेगा, जिसमें बेयर एक्ट रूल्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं, अगर आपका पेपर 4 जो कि प्रैक्टिकल होता था, पता ही होगा कि टैक्स कैलकुलेशन या हाँ, पेपर पूरा का पूरा टैक्स कैलकुलेशन आईटीआई में अकाउंट्स होता था या आईटीओ में। तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जो एग्जाम का पेपर 4 है, उसमें क्वेश्चन पेपर आता था सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में फॉर्म्स का क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, सेट ऑफ से, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन से आता था। अब वो पेपर अगर आपका पिछली बार लटका हुआ है, मतलब अनक्वालिफाइड है सिर्फ पेपर 4 में, तो उसके लिए पेपर 2 देना पड़ेगा, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब आप सब्जेक्टिव से बच गए, लेकिन सेम टू सेम आपको पेपर 2 देना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। राइट। अब यही है, थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन लिटिल बिट टफ रहेगा इन सेंस की नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका पेपर 2 क्लियर नहीं था, अनक्वालिफाइड पेपर अगर आपका ये है ना, जो कि ऑफिस प्रोसीजर, तो आपको ऑफिस प्रोसीजर अब पेपर 3 देना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। फिर पेपर 1 अगर प्रेसिस एंड ड्राफ्टिंग जो था आपका पेपर 1, वो अगर क्लियर नहीं है, तो अब आपको आईटीबीए का देना, मतलब ड्राफ्टिंग से छुट्टी पा लिए तो आईटीबीए एप्लीकेशन बेसिकली आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सा पेपर आपका क्लियर हुआ है और कौन सा नहीं। मतलब याद रखने के लिए अगर आप सोचते हैं, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड अगर आपका पेपर है,
पहले भी आप लोग ऑफिस प्रोसीजर का देते थे, तो आपका पेपर 1 मतलब पेपर 3 जो है वो पेपर 1 हो गया, और पेपर 4 जो है पेपर 2 हो गया। मतलब ये हुआ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है पिछला पेपर का 3 एंड 4 के बराबर है, राइट? उसके बाद पहला पेपर 1 जो हुआ करता था, अब पेपर 4 हो गया, और पहला पेपर 2 जो होता था वो पेपर 3 हो गया, है ना? तो अभी मान के चलिए कि अगर आपका कोई पेपर ये वाला क्लियर था, मान लीजिए कौन सा है, मान लीजिए कि पेपर 2 क्लियर था, है ना? पेपर 2 क्लियर था आपका, मान लीजिए पेपर 1 क्लियर है, पेपर 2 क्लियर है, तो अब आपको कौन सा पेपर देना है ना? कंफ्यूजन आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप पेपर 1 पेपर 2 दिए हैं, क्लियर है, तो इस बार पेपर 1 पेपर 2 देना है। समझ में आया? आपको थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए कि पेपर 1 पेपर 2 नहीं क्लियर है, तो इसका मतलब है न्यू पैटर्न में पेपर 1 पेपर 2 देना है। अगर पुराने पैटर्न में पेपर 4 पेपर 3 और पेपर 4 क्लियर नहीं है ना? सॉरी, पेपर 1 पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो आपको पेपर 3 पेपर 4 देना है। मतलब रिवर्स कर दिया गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपरली सीरियसली, तो फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा, सारे डेटा के साथ में प्रेजेंट कर दीजिएगा एग्जामिनेशन इंचार्ज के पास, और फिर से लग जाइए क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर में ही शुरू हो जाएगा।